दोस्तों अब तक आपने विक्टोरियन एज इंग्लिश लिटरेचर पर जितनी भी वीडियोस देखी होगी, इवन मेरी 4 साल 5 साल पहले बनाई हुई वीडियो भी देखी होगी, उन सब वीडियोस में से सबसे बेस्ट वीडियो ये होने वाली है। मैं आपसे लिख के देता हूं, दावा करता हूं। इस वीडियो में हम लोग सारे लिटरेरी मूवमेंट्स को, हिस्टोरिकल इवेंट्स को, जितने भी राइटर्स थे उनके इंपॉर्टेंट वर्क्स को, जो भी पूछे जा सकते हैं, सबको इस वीडियो में चार्ट्स बना के डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही कमाल की वीडियो होने वाली है। शुरू करते हैं, मिलता हूं इस वीडियो के एंड में। देखो, इस टाइम स्पैन को हम 1837 से 1901 तक रखें तो ठीक रहेगा, क्योंकि 1837 में क्वीन विक्टोरिया इंग्लैंड की रानी बनी थी और उनकी डेथ हुई थी 1901 में। इस एज को सेकंड रेनेसा भी कहा जाता है। इस एज में साइंस और रिलीजन के बीच में बड़ा तगड़ा क्लैश हो रहा था। मैथ्यू आर्नोल्ड ने भी कहा था, वंडरिंग बिटवीन टू वर्ल्ड्स, वन डेड द अदर पावरलेस टू बी बॉर्न। यहाँ पे पावरलेस शायद साइंस के लिए कहा था। विक्टोरिया जब क्वीन बनी तो उस वक्त हंग्री 40s का टाइम चल रहा था, क्योंकि लोग भुखमरी और अनएम्प्लॉयमेंट से परेशान थे। उस वक्त 1838 में एक बड़ा मूवमेंट हुआ था, चार्टिस्ट मूवमेंट कहा जाता है उसको, जिसके अंदर वोटिंग राइट्स मांगे गए सबके लिए। मतलब पहले सबको वोटिंग राइट्स नहीं थे, वुमेन और वर्किंग क्लास को तो बहुत बाद में मिले थे। तो ये मूवमेंट ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, क्योंकि उस वक्त काफ़ी सारा सपोर्ट मिला था पैम्पलेट्स के जरिए इस मूवमेंट को। देखो, विक्टोरिया को प्रॉब्लम्स तो खूब झेलनी पड़ी थी, क्योंकि उसी वक्त 1848 में मोनार्की के अगेंस्ट रिवॉल्यूशन हो गया था। 1853 से 1856 के बीच में क्रीमियन वॉर भी हुई थी। एजुकेशन एक्ट भी आ गया था 1876 में, कि सारे जो बच्चे फैक्ट्रियों में काम कर रहे थे उनको स्कूल भेजा जाएगा, उनको स्कूल भेजा ही जाएगा। फिर इसके बाद में 1876 में ही क्वीन विक्टोरिया इंडिया की एम्प्रेस भी बनी थी, जब 1857 की क्रांति हुई थी उसके बाद में। और 1887 में क्वीन विक्टोरिया की गोल्डन जुबली भी हुई थी। ये कुछ हिस्टोरिकल इवेंट्स थे विक्टोरियन एज से रिलेटेड, जो आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इन सब से लिटरेचर कहीं ना कहीं से जुड़ा हुआ था। देखो, विक्टोरियन एज में अब हम लिटरेचर की तरफ बढ़े तो लिटरेचर में सबसे इंपॉर्टेंट फिगर का नाम अगर मैं लूँ तो वो थे चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। इन्होंने 2 वर्क्स लिखे थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज और द डिसेंट ऑफ मैन। देखो, ये जो लॉजिकल बातें लेकर आए थे दुनिया के सामने, इन्होंने कहा था कि इंसान कोई ऊपर से नहीं उतरा है, ना इंसान को भगवान ने बनाया है, बल्कि गुजरते हुए टाइम के हिसाब से इंसान का विकास हुआ है, यानी बंदर से इंसान बनना। ये थ्योरी सबसे पहले चार्ल्स डार्विन ने दी थी। तो उस वक्त 2 ग्रुप्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गई थी, डार्विनियन क्रिटिक्स और बिब्लिकल क्रिटिक्स। मतलब वो लोग जो रिलीजन को सपोर्ट करते थे और वो लोग जो साइंस को सपोर्ट करते थे। तो इस वक्त जी के चेस्टरटन ने 1913 में फर्स्ट टाइम एक टर्म कॉइन आउट की थी, विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज नाम की। इसको नोट कर लेना। आता है एक्ट ऑफ 1843, जिसमें थिएटर्स की मोनोपोली जो थी वो टूट चुकी थी। इस एक्ट के जरिए लॉर्ड चैम्बरलेन की कुछ एक्स्ट्रा पावर्स थी, जिन पर रोक लगा दी गई थी कि कुछ ऐसे ही एक्ट्स को परफॉर्म करना है, कुछ ऐसे ही ड्रामास को परफॉर्म करना है जिनसे मॉरलिटी फैलेगी। तो इस पर रोक लग गई थी, तो इसको भी ध्यान में रखना है। फिर ऑक्सफोर्ड मूवमेंट 1833, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवमेंट था चर्च ऑफ इंग्लैंड में, और क्योंकि ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से शुरू हुआ था इसलिए इसका नाम ऑक्सफोर्ड मूवमेंट रखा गया। अब ऑक्सफोर्ड मूवमेंट अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको जॉन कैबेल का नाम जरूर ध्यान में रखना है, क्योंकि ये प्रोफेसर थे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में और उन्होंने डिमांड की थी कि रोमन कैथोलिक थॉट्स में कुछ चेंजेस की जरूरत है, रिन्यूअल की जरूरत है। इनके अलावा एक इंपॉर्टेंट नाम है कार्डिनल न्यूमैन, लेकिन इसके ओरिजिनेटर कौन थे? जॉन कैबेल। इनका नाम जरूर ध्यान रखना है। अब बात करते हैं एस्थेटिक मूवमेंट की। इसको एस्थेटिसिज्म भी कहा जाता है, जो 1890s के टाइम पर इंग्लैंड में पॉपुलर हुआ था। इस एस्थेटिक मूवमेंट को हवा कहाँ से मिली थी, यानी इसके आइडियाज कहाँ से आए थे? थियोफाइल गैटियर, जो कि एक फ्रेंच पोएट थे, और कांट का नाम तो आप सबने सुना होगा, उनके क्रिटिक ऑफ जजमेंट से इसके आइडियाज आए थे। वॉल्टर पेटर जो थे एस्थेटिसिज्म में इंग्लैंड में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर थे। इनका जो वर्क था रेनेसा 1876 का, और ऑस्कर वाइल्ड के वर्क जैसे द पैसल ऑफ एस्थेटिसिज्म। वॉल्टर पेटर ने एक स्लोगन दिया था, आर्ट फॉर आर्ट सेक, जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, और ऑस्कर वाइल्ड ने भी एक स्लोगन दिया था, ब्यूटी फॉर ब्यूटी सेक। देखो, ऑस्कर वाइल्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर हैं, बहुत ही मेमोरेबल राइटर हैं एस्थेटिक मूवमेंट की। इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स की अगर मैं नाम गिनूं तो इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट 1895 का बहुत ही फेमस वर्क है, और अ वुमेन ऑफ नो इम्पॉर्टेंस जो कि एक कॉमेडी थी, एन आइडियल हस्बैंड जो कि एक कॉमेडी थी, और पिक्चर ऑफ डोरियन ग्री, ये तो एक फिलोसॉफिकल वर्क है, फिलोसॉफिकल नोवेल है। इसके अंदर एक फेमस लाइन है, ऑल आर्ट इज क्वाइट यूजलेस।
19th सेंचुरी के रियलिज्म से नफरत जताने के लिए इन्होंने एक लाइन लिखी थी इस वर्क के अंदर, कैलिबन सीइंग हिज ऑन फेस इन द ग्लास। बात करते हैं वाल्टर पेटर की। ये एक एसेस्ट थे, क्रिटिक थे दोस्तों। ये एसेज की सीरीज पर एक बुक लिखी हुई है पूरी की पूरी, जिस बुक का नाम है स्टडीज इन द हिस्ट्री ऑफ रेनेसा 1873 में। दोस्तों इसका नाम पहले भी मैंने आपको बताया है। ऑस्कर वाइल्ड ने इस बुक को गोल्डन बुक कहा था। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवमेंट था इस टाइम का, प्री राफेलाइट ब्रदरहुड, जिस पर मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बना रखी है अच्छे से समझा के। फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि डीजी रॉसिटी, जॉन मिलाई और विलियम हंट, इन तीनों ने मिलकर प्री राफेलाइट ब्रदरहुड को शुरू किया था, क्योंकि ये इटालियन पेंटर जो कि राफेल से पहले के पेंटर्स थे उन सबसे इंस्पायर्ड थे। और इनका मेन एम था कि इस मूवमेंट को उसी जो पहले की ब्यूटी थी, राफेल से पहले की ब्यूटी पेंटिंग थी या इंग्लिश आर्ट के अंदर ब्यूटी थी, उसको वापस से रिवाइव करना, जिंदा करना। देखो रॉबर्ट बुकैनन नाम के एक राइटर थे, एक क्रिटिक थे, जिन्होंने डीजी रॉसिटी को इस मूवमेंट का लीडर माना है और इनको क्रिटिसाइज करने के लिए इनको फ्लैशली स्कूल कहकर क्रिटिसाइज किया एक तरीके से। फ्लैशली स्कूल किसने कहा था, इस चीज़ को ध्यान में रखना। उस टाइम के कंटेम्प्रेरी पोएट्स थे जैसे कि टेनिसन, उन सब के अगेंस्ट एक रिवॉल्ट था ये प्री राफेलाइट ब्रदरहुड। डीजी रॉसिटी के बारे में एक फैक्ट ये है कि इनका पहले नाम चार्ल्स दांते रॉसिटी था, लेकिन बाद में इन्होंने अपना नाम चेंज करके, क्योंकि ये दांते के इन्फ्लुएंस में थे, तो उनके इन्फ्लुएंस में इन्होंने अपना नाम बदलकर डीजी रॉसिटी रख लिया। इनकी सबसे फेमस जो पोएम है वो है ब्लेस्ड डैमोज़ल। इनके अलावा कोई पोएट अगर आपको ध्यान में रखना है तो वो है एसी स्विनबर्न। दोस्तों ये एक नोवेलिस्ट, पोएट और क्रिटिक तीनों थे। इनको नोबेल प्राइज़ के लिए भी नॉमिनेट किया गया था लगभग 5 साल तक, 1903 से 07 तक। इनको मैथ्यू आर्नोल्ड ने सूडो शैले कहा था, नकली शैले, और टेनिसन ने इनकी पोएट्री के लिए कहा था वंडरफुल रिदमिक इन्विजन। मैं बात करूं विलियम मॉरिस की, तो ये पेंटर और राइटर दोनों थे, जैसे डीजी रॉसिटी थे वैसे ही, और इन्होंने कैल्मस्कॉट प्रेस को शुरू किया था। इनका मास्टरपीस वर्क है द अर्थली पैराडाइज। फिर क्रिस्टीना रॉसिटी, ये सबसे इंपॉर्टेंट वुमेन पोएट थी विक्टोरियन एज की। ये एलन अलेन के नाम से, मतलब सूडो नेम था इनका, वो यूज़ करके अपने वर्क्स लिखा करती थी। इनका फेमस वर्क है गॉबलिन मार्केट और अदर पोएम्स। अगर मैं इस एज के मेजर पोएट्स की बात करूं तो वो थे अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, जिनको चांसलर मेडल मिला था अपनी पोएम टिम्बकटू के लिए, और 1850 में वर्ड्सवर्थ की डेथ के बाद में ये पोएट लॉरियट बने थे। वैसे तो इनके ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो में बना चुका हूँ, लेकिन अभी इनके मेजर वर्क्स की बात करें तो सबसे पहले इन्होंने अपने भाई चार्ल्स के साथ मिलकर पोएम का एक कलेक्शन पब्लिश करवाया था जिसका नाम था पोएम्स बाय टू ब्रदर्स। फिर यूलिसिस और लोटस ईटर्स। लोटस ईटर्स 1832 की बहुत ही फेमस पोएम है दोस्तों, और यूलिसिस जिसको ब्लैंक वर्ड्स में लिखा था ड्रामेटिक मोनोलॉग की फॉर्म में। 1833 की पोएम टाइथॉनस, जो कि एक ग्रीक हीरो टाइथॉन के बारे में बताती है, उसकी ओल्ड एज के बारे में। इन मेमोरियम, जो कि 1850 में पब्लिश हुई थी, एक एलेजी है अपने दोस्त आर्थर हेनरी हेलम की याद में, जो इन्होंने लिखी थी। मैंने बताया था ना कि लिटरेचर उस टाइम की हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। इन्होंने क्रीमियन वॉर के ऊपर भी एक वर्क लिखा था, द चार्ज ऑफ लाइट ब्रिज, 1854 का वर्क था। ये एक पॉलिटिकल वर्क है दोस्तों। 1855 में एक मोनोड्रामा भी लिखा था, मॉड। इन सब पोएम्स के अलावा द लॉक्सली हॉल, 60 ईयर्स आफ्टर, हॉली ग्रेल, ब्रेक ब्रेक ब्रेक, डिफेंस ऑफ लखनऊ, द ब्रूक और क्रॉसिंग द बार के अलावा रॉबर्ट ब्राउनिंग, जिन पर भी मैं एक वीडियो बना चुका हूं दोस्तों। इनको मास्टर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग कहा जाता है। खुद ही पढ़े लिखे थे अपने फादर की लाइब्रेरी में। इनकी जो फेमस पोएम है पॉलिन, जो 1833 में इन्होंने लिखी थी शैले को ट्रिब्यूट करने के लिए। आपको इनके फेमस कलेक्शन बेल्स एंड प्रोमेग्रेनेट्स का नाम जरूर याद रखना है, क्योंकि ये एक सीरीज ऑफ पोएम्स थी दोस्तों, जिसके अंदर पीपा पासेस ऐसी पोएम शामिल थी। नेक्स्ट कलेक्शन है ड्रामेटिक लिरिक्स, जिसके अंदर पॉर्फेरियाज लवर और माय लास्ट डचेस ऐसी फेमस पोएम शामिल थी। ड्रामेटिक रोमांसेस, जिसके अंदर द लास्ट लीडर, लेबोरेटरी ऐसी पोएम शामिल है। मैन एंड वुमेन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कलेक्शन है, जिसके अंदर फ्रा लिपोलिपी, एंड्रू डेल सेट्रो, वन वर्ल्ड मोर ऐसी पोएम शामिल थी। और ड्रामेटिक पर्सोना, जिसके अंदर रबी बेन अजरा ऐसी पोएम शामिल थी। और अगर मैं इनके मास्टरपीस वर्क की बात करूं तो इन्होंने ब्लैंक वर्ड्स में एक वर्क लिखा था, द रिंग एंड द बुक, जो कि पैराडाइज लॉस्ट से डबल लंबा, मान लो इतना बड़ा वर्क है। इन्होंने प्लेज भी लिखे थे, लेकिन पोएटिक प्लेज लिखे थे, जैसे कि स्ट्रैफोर्ड, जो कि एक हिस्टोरिकल ट्रेजेडी थी, और किंग विक्टर एंड किंग चार्ल्स। बात करें एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग की, तो ये रॉबर्ट ब्राउनिंग की वाइफ थी और उस एज की बहुत ही फेमस राइटर थी। इवन रॉबर्ट ब्राउनिंग से भी फेमस राइटर थी।
वर्जीनिया वुल्फ ने इनको कहा था ट्रू डॉटर ऑफ हिज एज। इन्होंने 1850 में अपने हस्बैंड ब्राउनिंग के लिए एक कलेक्शन लिखा था सोनेट्स का, सोनेट्स फ्रॉम पोर्टुगीज। 1850 का वर्क है दोस्तों, इनका बेस्ट वर्क माना जाता है। लव सोनेट्स है इसके अंदर। ये पोर्टुगीज जो था, ये निकनेम दे रखा था उन्होंने अपने हस्बैंड ब्राउनिंग को। इन्होंने चाइल्ड लेबर के लिए आवाज उठाई थी एक वर्क लिखकर, द क्राई ऑफ द चिल्ड्रन। इन सब के अलावा इनका एक ऑटोबायोग्राफिकल वर्क भी है, अरोरा ली, 1856 का वर्क था, जो कि विक्टोरियन वुमेन की प्रॉब्लम्स के साथ में डील करता है। दोस्तों एक चीज आपको और ध्यान में रखनी है, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग और रॉबर्ट ब्राउनिंग को लेकर एक प्ले लिखा गया है। रुडोल्फ बाइजर ने लिखा था इस प्ले को, द बैरेट्स ऑफ वेम्पल स्ट्रीट। तो ये प्ले जो है रॉबर्ट ब्राउनिंग और बैरेट ब्राउनिंग की जो लाइफ थी, उनके रोमांटिक रिलेशन को बताता है कि उनके फादर किस तरह से नहीं चाहते थे कि दोनों की शादी हो। तो ये जो पार्ट्स हैं, इन 3 पार्ट्स के नाम याद रखना। अब बात करते हैं मैथ्यू आर्नोल्ड की। दोस्तों ये सबसे बड़े बेटे थे थॉमस आर्नोल्ड के। थॉमस आर्नोल्ड जो कि एक रग्बी स्कूल के हेडमास्टर थे, और इन्होंने 35 सालों तक, 35 ईयर्स तक स्कूल इंस्पेक्टर की तरह काम किया था और ऑक्सफोर्ड प्रोफेसर बन गए थे, ऑक्सफोर्ड प्रोफेसर ऑफ पोइट्री। इनके जो फेमस वर्क्स थे, सबसे पहले तो स्विट्जरलैंड नाम का एक ग्रुप था जिसके अंदर 7 पोएम्स थी, सोहराब एंड रुस्तम, जो कि 1853 का कलेक्शन था। फिर 1853 का ही एक वर्क स्कॉलर जिप्सी, जो कि एक पास्टरल पोएम है, ऑक्सफोर्ड कंट्री साइड से डील करती है। थायरसिस, जो कि आर्थर क्लफ, जो कि इनका दोस्त था, उसकी याद में लिखी थी एलिजी, जिसको मैं पढ़ा चुका हूँ। रग्बी चैपल, जो कि अपने फादर की डेथ पर लिखी हुई एलिजी थी, 1857 में पब्लिश करवाया था इसको। डोवर बीच, जो कि 1867 की सबसे फेमस पोएम थी दोस्तों इनकी। इन सब के अलावा मेमोरियल वर्सेस, जिसके अंदर ये वर्ड्सवर्थ की डेथ पर विलाप करते हैं, वर्ड्सवर्थ, गॉथी और बायरन की डेथ पर। देखो इन सब के अलावा क्रिटिसिज्म में भी इन्होंने बहुत काम किया है। ऐसे इन क्रिटिसिज्म, जो कि 1865 का वर्क था, जिसने इन्हें एक क्रिटिक बना दिया। कल्चर एंड अनार्की, 1869 का फेमस वर्क। इस वर्क को मैं ढंग से डिस्कस करूंगा। द स्टडी ऑफ पोएट्री, जिसको मैं पढ़ा चुका हूँ, 1888 का वर्क था। इसके अंदर इन्होंने अपना टच स्टोन मेथड दिया था दोस्तों, जिसके बारे में मैंने वीडियो बना दी है। इन सब के अलावा लिटरेचर एंड डॉगमा, ऑन ट्रांसलेटिंग होमर और गॉड एंड द बाइबल, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे दोस्तों उस टाइम के। अब प्रोज राइटिंग विक्टोरियन एज की बहुत बड़ी थी। इस टाइम पर थॉमस कार्लाइल, जो कि एक स्कॉटिश फिलोसोफर और राइटर थे, उन्होंने लंदन लाइब्रेरी नाम की एक जगह को ढूंढा था, बनाया था, जो कि रैल्फ वॉल्डो एमर्सन के लाइफ लॉन्ग फ्रेंड रहे थे। इनका एक फेमस हिस्टोरिकल वर्क है द फ्रेंच रेवोल्यूशन 1837 का, जो रेवोल्यूशन के डेंजर्स के बारे में बताता है। पास्ट एंड प्रेजेंट 1843 का वर्क है। इन्होंने जो 1840s का इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, उसके बारे में इस वर्क के अंदर लिखा है, जिसके अंदर ये बताते हैं कि किस तरह से फैक्ट्रीज लगी लंदन में, जॉब्स खत्म हो गई, स्लम्स जो था इंडस्ट्रियल सेंटर्स बन गए सिटीज़ के अंदर, स्लम्स कैसे ग्रो हुई और कैसे भूखे मर रहे हैं लोग। इनके अलावा जॉन रस्किन, जो कि राइटर होने के साथ साथ एक फेमस क्रिटिक भी थे उस एज के, विक्टोरियन एज के। इनका फेमस वर्क है मॉडर्न पेंटर्स, जो कि इन्होंने पेंटिंग के डिफेंस में लिखा था, पेंटिंग ऑफ टर्नर के डिफेंस में लिखा था। सेवन लाइन्स ऑफ आर्किटेक्चर, ये भी फेमस वर्क है। अनटू दिस लास्ट, ये जो वर्क था, इसके अंदर 4 एसेज थे, 4 एसेज थे। ये इकोनॉमी से रिलेटेड वर्क है, जिसने महात्मा गांधी को बड़ा इन्फ्लुएंस किया था। उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी के अंदर, महात्मा गांधी ने स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ के अंदर, इस अनटू दिस लास्ट के बारे में बताया है। इनका एक मास्टरपीस वर्क है द स्टोन्स ऑफ वेनिस और टाइम एंड टाइड। तो ये तो 2 राइटर्स हो गए। इनके अलावा थॉमस मकॉले, जो यहाँ पर आए थे, इंडिया में आए थे, इन्होंने एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड, लेज ऑफ एंशिएंट रोम और क्रिटिकल एंड हिस्टोरिकल एसेज, जिसके अंदर इन्होंने एसे ऑन मिल्टन को भी लिखा था। तो ये वर्क है जो इन्होंने लिखे थे, और ये इंडिया में आए थे, और इसके बारे में सबको पता है। अब बात करते हैं चार्ल्स डिकेंस की। दोस्तों उन्होंने उस टाइम पर सीरियल्स से नोवेल्स को लिखना, पब्लिश करना शुरू कर दिया था। ठीक है, इनके वर्क्स को, इनकी नोवेल्स को न्यूगेट नोवेल्स के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इनकी नोवेल्स जो थी वो क्रिमिनल्स के एडवेंचर्स से डील करती थी, जैसे कि ग्रेट एक्सपेक्टेशंस देख लो। और ये एक जर्नलिस्ट भी रहे थे। इन्होंने द डेली न्यूज़ नाम से एक न्यूज़पेपर को एडिट किया था,
और हाउसहोल्ड वर्ड्स, ऑल द ईयर राउंड, ये सब इन्हीं के शुरू किए हुए थे। ये ग्रेटली इन्फ्लुएंस थे थॉमस कार्लाइल से। बचपन में इन्होंने गरीबी देखी थी, क्लर्क बन के काम किया था, लॉयर, रिपोर्टर, मैनेजर, न्यूज़पेपर एडिटर, ऐसे सारे काम किए थे। तो इन सब चीज़ों से बहुत कुछ सीखा और इन सब को अपने लिटरेरी वर्क्स में यूज़ किया। 1836 स्केचेस बाय बॉज से इन्होंने अपना निकनेम, ये सूडो नेम उठाया था, बॉज। तो बॉज नाम से ये अपने वर्क्स को पब्लिश करवाते। इनको सबसे पहले अपने करियर में बूस्ट मिला था पिकविक पेपर्स नाम के वर्क से, जो 1836-1837 का वर्क था। इनकी फर्स्ट नोवेल थी, जो कि एक पेकारेस्क नोवेल थी। इस सीरियल से पब्लिश हुई थी और दोस्तों इसके अंदर 300 से ज़्यादा कैरेक्टर्स थे। देखो दोस्तों, इनके वर्क्स के अंदर कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा होते थे। फिर इसके बाद तो एक के बाद एक करके इनके वर्क्स आते गए। ऑलिवर ट्विस्ट, डेविड कॉपरफील्ड, ब्लीक हाउस, हार्ड टाइम्स, अ टेल ऑफ टू सिटीज, लिटिल डॉरियट, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, अ म्यूचुअल फ्रेंड, क्रिसमस कैरल, ये सारे वर्क्स जो थे ये इनके पब्लिश किए हुए थे, जो कि मास्टरपीस थे। तो इन्होंने अपने जीते जी इतनी फेम देख ली थी कि किसी राइटर ने अपने जीते जी इतनी फेम नहीं देखी होगी। सबसे इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट बात थी इनके कैरेक्टर्स की। जिस तरह के ये कैरेक्टर्स बनाते थे ना, उन कैरेक्टर्स को देखकर काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। दोस्तों, जिस तरह से बेन जॉनसन ने अपने कैरेक्टर्स को डिज़ाइन किया था, वैसे ही उनसे ही सीख करके एक तरीके से चार्ल्स डिकेंस ने अपने कैरेक्टर्स को बनाना शुरू किया। देखो, इनके कैरेक्टर्स याद रखने वाले होते थे। E.M. फॉस्टर जो एक राइटर थे, उन्होंने 1927 में एस्पेक्ट्स ऑफ नोवेल नाम का एक वर्क लिखा था, जिनके अंदर दो टाइप के कैरेक्टर्स बताए थे कि दो टाइप के फिक्शनल कैरेक्टर्स होते हैं। एक होता है फ्लैट कैरेक्टर और एक होता है राउंड कैरेक्टर। फ्लैट कैरेक्टर जैसे मिस हैविसम का कैरेक्टर था ग्रेट एक्सपेक्टेशंस में, मैंने आपको पढ़ाई है नोवेल, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वो जो कैरेक्टर था वो एक फ्लैट कैरेक्टर था। अब फ्लैट कैरेक्टर के पास में स्टोरी में सिर्फ एक पर्पस होता है। फॉर एग्जाम्पल, मिस हैविसम का कैरेक्टर जो था ग्रेट एक्सपेक्टेशंस के अंदर, उस कैरेक्टर का सिर्फ एक ही पर्पस था, सिर्फ उसे रिवेंज चाहिए था, अपने वेडिंग डे वाला रिवेंज। जबकि राउंड कैरेक्टर्स जो होते हैं ना, वो कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो E.M. फॉस्टर कहते हैं कि डिकेंस के कैरेक्टर फ्लैट होते थे, सिर्फ एक ही मूड होता था, लेकिन राउंड भी होते थे। वो बोलते हैं डिकेंस कैरेक्टर आर फ्लैट हैविंग वन मूड बट राउंड। तो इस तरीके से E.M. फॉस्टर ने उनके लिए कहा है। अब बात करते हैं विलियम मैकपीस थैकरे की। इनका जन्म हुआ था इंडिया, कलकत्ता में, और इनका पेन नेम था आर्थर पेंडेनस। इनका फेमस वर्क है द वैनिटी फेयर। इनका बेस्ट वर्क माना जाता है दोस्तों, एक ऐसी नोवेल जिसे नोवेल विदाउट हीरो कहा जाता है। नोवेल का टाइटल जो आया था वो आया था जॉन बनियन के वर्क पिलग्रिम्स प्रोग्रेस से। इनका ऑटोबायोग्राफिकल वर्क माना जाता है हिस्ट्री ऑफ पेंडेनस को। एक हिस्टोरिकल नोवेल भी लिखी थी, हिस्ट्री ऑफ हेनरी एस्मॉन्ड। इनके अलावा एंथनी ट्रॉलॉप, इनको दोस्तों रिफ्लेक्शन ऑफ थैकरे कहा जाता है। उन्होंने 6 नोवेल्स की एक सीरीज लिखी थी जिनको बर्थशायर नोवेल्स कहा जाता है। नेक्स्ट है फीमेल राइटर मैरी एन एवांस, जिनको जॉर्ज इलियट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये जॉर्ज इलियट के पेन नेम से अपने वर्क्स को पब्लिश करवाती थी। नोवेल्स, इनके वर्क्स लार्जली वारविकशायर में बेस्ड होते थे एक जगह पर, और साइकोलॉजिकल और मॉरल इश्यूज के साथ में डील करती थी इनकी नोवेल्स। फेमस वर्क है एडम बीट, जो कि 1859 का फेमस वर्क है। द मिल ऑन द फ्लॉस 1859 का वर्क है, जो कि काफ़ी हद तक ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है इनका। साइलस मार्नर, बच्चों को पढ़ाया जाता है। मिडिल मार्च, स्टडी ऑफ प्रोविंशियल लाइफ 1871-72 का वर्क है, एक एपिक नोवेल है दोस्तों ये। डैनियल डेरोंडा 1876 का वर्क है। रोमोला, जो कि एक हिस्टोरिकल नोवेल थी दोस्तों। और एक वर्क का नाम ज़रूर नोट कर लेना, सिली नोवेल्स एंड लेडी नोवेलिस्ट, जिसके अंदर इन्होंने अटैक किया था उन नोवेल्स पर जो एक्सपेक्ट की जाती थी कि औरतों ने लिखी है, जैसे कि पैमेला, क्लैरिसा, मॉल फ्लैंडर्स, ऐसी नोवेल्स। जबकि एक्चुअली वो नोवेल्स लिखी गई थी आदमियों के द्वारा, आदमियों ने लिखा था। ये एक ऐसे था जिसके ज़रिए वो बताना चाहती हैं कि औरतें भी इक्वली सोच सकती है फिक्शन एक आदमी की तरह। इनके बाद आते हैं जॉर्ज मेरेडिथ, जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहा जाता है दोस्तों। इन्होंने साइकोलॉजिकल नोवेल्स लिखना शुरू किया था। इनका बेस्ट वर्क था द ईगोइस्ट, जो कि एक ट्रैजिक कॉमिक नोवेल थी, और एडवेंचर्स ऑफ हेनरी रिचमंड। इनका एक 50 सोनेट्स का कलेक्शन है जिसका नाम है मॉडर्न लव। बात करते हैं चार्ल्स डिकेंस के फ्रेंड, नोवेलिस्ट और प्ले राइट विल्की कॉलिंस की, जिन्होंने द वुमेन इन वाइट नाम के वर्क को लिखा था। दोस्तों, ये एक सेंसेशनल और गॉथिक नोवेल थी उस टाइम की। ये एक अर्ली एग्जाम्पल माना जा सकता है डिटेक्टिव फिक्शन का। फर्स्ट मिस्ट्री नोवेल कहा जाता है इनको। इसी नोवेल की तरह एक और सेंसेशनल नोवेल थी द मून स्टोन,
जिसको लिखा था 1868 में। इस वर्क को फर्स्ट डिटेक्टिव नोवेल माना जाता है। ऊपर वाली को कहा जाता है फर्स्ट मिस्ट्री नोवेल, इसको कहा जाता है फर्स्ट डिटेक्टिव नोवेल। दोस्तों नेक्स्ट रॉबर्ट लुईस स्टीवनसन, RL स्टीवनसन भी कहा जाता है इनको, जो कि एक स्कॉटिश नोवेलिस्ट थे, एसेस्ट थे, पोएट थे, और अपनी शॉर्ट स्टोरी हाउ टू लिव टू बी 200 इनसे फेमस है। तो ये जो थे बच्चों के लिए ज्यादातर नोवेल्स लिखते थे अनरियलिस्टिक टाइप की, जैसे कि ट्रेजर आइलैंड, किडनैप्ड, स्ट्रेंज केस ऑफ मिस्टर जैकल एंड मिस्टर हाइड 1886 का फेमस वर्क है इनका। नेक्स्ट लेविस कैरॉल, जिन्होंने एलिस इन वंडरलैंड नाम के वर्क को लिखा है, जो कि एक फैंटेसी स्टोरी है 1865 की, बहुत ही फेमस स्टोरी है दोस्तों। थ्रू द लुकिंग ग्लास 1871 का एलिस इन वंडरलैंड का सीक्वल है दोस्तों। ये इनकी एक फेमस पोएम भी है दोस्तों 1854 की, एंजल इन द हाउस। अभी इसी से रिलेटेड एक वर्क पढ़ा है, आप बताओ मुझे कौन सा वर्क पढ़ा है मैंने। बात करें सैमुअल बटलर की, तो दोस्तों इनको लिटरेरी बैड बॉय ऑफ विक्टोरियंस कहा जाता है, लिटरेरी बैड बॉय ऑफ विक्टोरियंस। और एलिजाबेथ गैस्किल, जिनका वर्क है मैरी बर्टन, जो कि बहुत ही फेमस वर्क है 1848 का। सिल्वियाज लवर 1863 का वर्क है। रुथ 1853 का। 1851 और 53 का वर्क है इनका मास्टरपीस वर्क है क्रैनफोर्ड। विक्टोरियन एज में 3 सिस्टर्स भी थी, एन ब्रॉन्टी, शैलट ब्रॉन्टी और एमिली ब्रॉन्टी। इन तीनों पर भी मैं वीडियो बना चुका हूं दोस्तों। शैलट ब्रॉन्टी ने 1847 में अपने फेमस ऑटोबायोग्राफिकल वर्क जेन आयर को लिखा था, जो कि अपनी खुद की लाइफ पर लिखी थी, इसलिए इसको एक बिल्डिंग्स रोमन नोवेल कहा जाता है। इसी वर्क के अंदर वो फेमस लाइन है चैप्टर 38 में, रीडर आई मैरिड हिम। कि एमिली ब्रॉन्टी का फेमस वर्क है वुदरिंग हाइट्स, जो कि 1847 में ही पब्लिश हुआ था। इनकी ओनली नोवेल है दोस्तों, गॉथिक रोमांटिसिज्म से डील करती है नोवेल। सबसे छोटी वाली जो सिस्टर थी एन ब्रॉन्टी, उन्होंने भी एक वर्क लिखा था एग्नेस ग्रे, जो कि 1847 में ही आया था। वर्क भी एक सेमी ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है। तो इस तरह से विक्टोरियन एज खत्म होती है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ नॉलेज जरूर मिली होगी। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अब जब आपने ये वीडियो खत्म कर लिया तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो समझ में आई होगी दोस्तों, सारे चार्ट समझ में आए होंगे। चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।